नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो जीके जीएस की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें टोटल 25 वीडियो आने वाली है, इन 25 में से आप आज 18वीं वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 17 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है तथा जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ भी दे दिया गया है। आशा करते हैं कि आप अपनी वीडियो देखकर पीडीएफ से रिवीजन भी कर एक अच्छी तैयारी के मोड में चले गए होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले प्रश्नों के साथ। एक प्रश्न के कई सारे फैक्ट होते हैं जो आपको कवर करना है। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में रबी के फसल की बुआई के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? आजकल ये स्टैंडर्ड इस लेवल से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं कि भाई जो कृषि वाली त्योहार होती है तो बुआई के समय पे कौन सा, कटाई के समय पे कौन सा, ये सब जो है आपको कुछ ना कुछ क्लू लगा के पूछते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो ग्रीडा फेस्टिवल है या फिर डांस कहिए, ये आपका रबी के फसल को जो बोते हैं उस समय करी जाती है, यानी ये ठंडी महीना में करी जाती होगी। इसके अलावा बुंदेलखंड के क्षेत्र लोग धान का जश्न मनाने के लिए जवारा नृत्य करते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा मध्य प्रदेश के अन्य नृत्य में आएंगे तो डंडा नाच, मटकी, राय, ये दोनों अलग अलग है। मटकी अलग है, राय अलग है। इनके अलावा भगोरिया, काठी, चटकोरा, कर्मा, ये जो भगोरिया है ये आपका ट्राइबल वाला है, आदिवासी वाला डांस है ना। साथ ही साथ ये चटकोरा भी आदिवासी वाला ही डांस है, कर्मा भी। तो ये मध्य प्रदेश में आदिवासी लोगों का डांस है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मैंने बताया था झारखंड में आदिवासी लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है, तो सरहुल, जो आपका ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा की जाती है। इनके अलावा विधानसभा चुनाव 2023 में मध्य प्रदेश में जो है जीत हुई किसकी? बीजेपी की सरकार बनी बीजेपी की। तो मुख्यमंत्री कौन है? नया चेहरा है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, मोहन यादव है ना। और राज्यपाल एज इट इज मंगू भाई पटेल है। मध्य प्रदेश वन सर्वेक्षण 2021 में सबसे अधिक वनों को जो है प्रदर्शित करते हैं। सबसे अधिक वन जो है मध्य प्रदेश में है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से नहीं, परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम में है। इनके अलावा मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध हीरा का खान पन्ना है। नेपानगर जो अखबारी कागज के लिए प्रमुख है, नेपानगर जगह का नाम है, स्टेशन भी है ना, हालांकि छोटा स्टेशन है। इनके अलावा मलाजखंड ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में आप जाएंगे बाघ गुफा मिलेगा, ये गुप्तकालीन जो है यहाँ पे चित्रकारी किया हुआ है आपका, कहाँ पे? बाघ की गुफा में। सांची का स्तूप मिलेगा, अशोक ने बनाया था, माफ कीजिएगा, अशोक ने बनवाया था और खोज करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? हेनरी टेलर को 1818 में। इनके अलावा खजुराहो का मंदिर कौन बनवाए थे? चंदेल शासकों ने बनवाए थे। खजुराहो के मंदिर के अंदर सबसे बड़ी मंदिर कौन सी है? कंदरिया महादेव का मंदिर, ये भी खजुराहो के मंदिर परिसर में ही है और सबसे बड़ी मंदिर भी है। इनके अलावा उदयगिरी की गुफा, ये एमपी और आपका ओडिशा दोनों में है। उदयगिरी की गुफा ध्यान रखेंगे, ये सब आपके मध्य प्रदेश से जुड़े हुए जो है फैक्ट है ना। इनके अलावा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तांबा का उत्खनन हाल फिलहाल के जो है सालों में किए जा रहे हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा 2023 तक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का CEO कौन है? अच्छा, मध्य प्रदेश में एक और बात कि बजट में सबसे पहले बच्चों के लिए अलग से राशि को आवंटित करने वाला राज्य कौन सा हुआ? तो भी मध्य प्रदेश ही हुआ, MP ही हुआ। इन्होंने बच्चे के लिए अपनी बजट की राशि अलग रखी थी। इनके अलावा शिवराज सिंह के काल में, भैया पिछली बार, है ना। इनके अलावा अमित अग्रवाल है COE अभी उडई के। एक क्वेश्चन आपसे SSC ने किया था कि आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, तो 12 डिजिट होते हैं आधार कार्ड के अंदर, ठीक है। इनके अलावा वर्तमान में भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो मृत्युंजय कुमार नारायण है। देखिए, जनगणना की डाटा भले पेंडिंग है, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश आप सभी जानते हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़, लेकिन ये क्वेश्चन को कभी भी ऐसे नहीं पूछा जाता है, इनका क्रम पूछता है। तो ये 50वें नंबर का है, 49वें नंबर के UU ललित साहब थे, ठीक है। इनके अलावा भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? R वेंकट रमनी साहब हैं। महान्यायवादी कौन होते हैं? भारत सरकार के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं। नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। कब तक अपने पद पे रहते हैं? तो जब तक प्रेसिडेंट चाहे, यानी प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। महान्यायवादी का आर्टिकल कौन सा है?
76 है। महान्यवादी संसद के कार्यवाही में भाग तो लेते हैं लेकिन वोटिंग नहीं करते हैं। इनके अलावा रेलवे बोर्ड के वर्तमान सीईओ मैडम कौन बनी है, तो ये जया वर्मा सिन्हा, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और भारतीय ओलंपिक समिति में पीटी उषा मैडम, इनको भी ध्यान रखेंगे। और सेबी के प्रथम महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुच, इनको भी ध्यान रखेंगे। ये सब जो है आगे आपको काम आएगा, क्योंकि लेडी जब कोई चीज़ पहली बार किसी बड़े पोस्ट पे जाता है तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और मैंने कल बताया था आईसीसी वाला पुरस्कार, वो भी ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश में 5 दिन पहले का भी क्वेश्चन पूछते मैंने देखा है, ठीक है। इनके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा होते हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी जल में किसकी अधिकता के कारण होती है। ये जो ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी है बचपन में भी होता है, बड़कन में भी होता है। तो बचपन में ज़्यादा होता है। ये क्या होता है कि नाइट्रेट की अधिकता के कारण होती है। जल में जो नाइट्रेट घुले होते हैं, अगर वो इंटेक करेगा और ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाती है। जल की अत्यधिक नाइट्रेट की मात्रा से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होती है। हमने विटामिन से संबंधित रोग और विटामिन का रासायनिक नाम और किस चीज़ में पाए जाते हैं, इन चीज़ों का जो है हमने पहले ही जिक्र कर लिया है और अच्छे ढंग से कर लिया है, तो मैं यहाँ पे नहीं दोहराऊंगा। यहाँ पे इसके अलावे जो बीमारी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका जिक्र करता हूँ। मरकरी की विषाक्तता से, मरकरी यानी पारा है ना, पारा है ना, पारा मरकरी भी कह सकते हैं। पारा का मैं उस दिन बताया था कि इनको थर्मामीटर में हम क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले यह सतह को गीला नहीं करता है, इसकी तापीय प्रसार बहुत अच्छी होती है इसलिए, और यह कमरे के टेम्परेचर पे है ना लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो ये सभी रीजन से हमने पारा को थर्मामीटर में इस्तेमाल किया है। तो मरकरी या पारा के विषाक्तता से मिनीमाता रोग होता है। शरीर में अगर तांबा की मात्रा अधिक हो जाए तो विल्सन रोग होता है। पहले जब लोग कहते थे कि भाई इस सब्जी में तांबा पाया जाता है, इस सब्जी में लोहा पाया जाता है, तो मुझे लगता था कि ये तो बाहर ही है, तो सब्जी में क्यों खाना, एक ही बार ज़्यादा खा लेना, मतलब बहुत छोटे में। फिर बाद में समझा भाई ये अलग है ना, लेकिन नाम सेम है, आयरन है ना। तो लोहा और तांबा ये मैं बताया, तो तांबा की अगर अधिकता से होगा तो विल्सन रोग हो जाता है। इनके अलावा कैडमियम के प्रदूषण से इटाई रोग होता है शरीर के अंदर, इन्हें ध्यान रखेंगे। खून की कमी हो जाती, चाहे किसी भी कारण से खून की कमी, आप खेबे नहीं करेगा तो खून की कमी होगा। या फिर अगर विटामिन के फॉर्म में देखें तो विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया होती है, जिसे रक्त अल्पता कहते हैं, खून की कमी हो जाती है। इनके अलावा इंसुलिन नामक हार्मोन कहाँ से निकलती है, पंक्रियाज से निकलती है, अग्नाशय से निकलती है। इंसुलिन का पता या फिर खोज करने का श्रेय बेंटिंग एवं बेस्टा को दिया जाता है। बेंटिंग है ना, एगो बैटिंग भी होता है, जुआ को भी बोलते हैं भाई है ना, बेंटिंग एवं वेस्टा है ना। तो ये जो है आपका खोज किए थे किसका, इंसुलिन का। तो इनके कमी से कौन सी मधुमेह या चिनिया बीमारी होता है, खतरनाक बीमारी होती है। तो लोग बाहर से इंसुलिन इंटेक करते हैं अपने आप को सही रखने के लिए। इनके अलावा आयोडीन की कमी से क्या होता है, थायराइड। आयोडीन की कमी से क्या होती है, थायराइड है ना। थायराइड जो ग्रंथि है ना, अबटू ग्रंथि जिसे कहते हैं, ये ठीक से कार्य नहीं करता है, जिस कारण से क्या होता है, घेंघा रोग वगैरह हो सकता है। थायराइड अगर ठीक से नहीं काम करे तो आदमी को रोजाना दवाई लेना पड़ता है, ठीक है भाई, ये भी एक लॉन्ग टाइम दवाई का प्रोसेस है। इनके अलावा अबटू ग्रंथि अगर ठीक से नहीं काम करे तो विटामिन का रासायनिक नाम तथा उनसे होने वाली बीमारी का जो है हमने जिक्र पहले ही कर लिया है, यहाँ मैं लिख भी दिया हूँ, जो मैं मौखिक रूप से बताया, तो पिछले क्लास आप देखे होंगे, आशा करते हैं। इनके अलावा एक और बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन पूछा जाता है कि धान में जो है खैरा रोग क्यों होता है। तो धान में खैरा रोग आपका जो है जिंक के कमी से होता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है। देखिए ये हाल के पुस्तक है, हाल के पुस्तक मतलब 2023 की पुस्तक है ये, है ना। तो ये आपके एग्जाम में आने के लिए पूरी तरीके से बेकरार है, इन्हें ध्यान रखिएगा। और बड़े राइटर की पुस्तक है, जरूर आ जाता है। और एक मैंने आपको बताया था कि MM नरवणे साहब जो हमारे भूतपूर्व है ना सेना से जुड़े हुए अधिकारी रहे हैं, उनके द्वारा जो किताब लिखा गया है 4 स्टार डेस्टिनी, उन्हें भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो भी बहुत बड़े हस्ती हैं और उनके किताब रिलीज हुए हैं, तो एग्जाम में छाएगा, ठीक है, ध्यान रहेगी। इनके अलावा अमिताभ घोष साहब हैं इन पुस्तक के लेखक, स्मोक एंड एसेज। ये जो एसेज है ना, एसेज एक क्रिकेट का आपका जो है श्रृंखला भी होती है, जो आपका ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट क्रिकेट की श्रृंखला होती है, एसेज श्रृंखला, ये भी कराया जाता है। और कई दफा ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एसेज के लिए
भिड़ंत किन दो टीम के बीच होती है? तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, है ना। क्वेश्चन हर जगह आपका इंतजार कर रहा है, हर जगह फैक्ट से आप उसे जो है शांत करेंगे। जैसे जहर कोई खा लेता है तो एंटीडोट देते हैं ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन उठा नहीं कि आंसर डाल के, है ना, शांत किया कीजिए। अमिताभ घोष की अन्य पुस्तकों में द शैडो लेंस, है ना, द शैडो लाइन होता है, ये लेंस नहीं है, लाइन है ना, लाइन, ये वाला लाइन वाला, कतार वाला या फिर रेखा वाला, द हंगरी टाइड, इसके अलावा जंगलनामा, द लिविंग माउंटेन, द रिवर ऑफ स्मोक, ये सभी के सभी पुस्तक जो है अमिताभ घोष साहब के द्वारा लिखे गए हैं। मैंने इनके पुस्तकों को पहचानने का तरीका क्या बताया था कि इनके पुस्तक में जो है नेचर का जिक्र जरूर रहता है। कोई भी किताब आप उठा के देख लिए, उसमें एक नेचर का नाम जरूर है किसी न किसी रूप में, है ना। देखिए यहाँ पे द शैडो लेंस है ना, तो शैडो क्या होता है? छाया, ये भी एक तरीके का नेचुरल थिंग। इनके अलावा द हंगरी टाइड, टाइड क्या होता है? टाइड जो समुद्र में आता है भाई, तो ये भी नेचुरल थिंग है। जंगल क्या होता है? नेचुरल है। माउंटेन क्या है? नेचुरल है। रिवर क्या है? नेचर है। तो ये सब जो है आप पहचानने की इनके तरीके हैं। इनके अलावा हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। हुमायूं जो है मुगल वंश में सबसे अभागा शासक इसे माना जाता है ना। अधिकांश समय अपना निर्वासन में ही बिताया, शेरशाह सूरी ने इसे निर्वासित किया था। इनके अलावा अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबरनामा के लेखक बाबर खुदे हैं, यहाँ पे बार बार लिखा गया है, बाबर खुद है। और इनका पूछता है कि किस भाषा में, तो तुर्की में लिखा गया था। शाहजहां नामा के लेखक कौन है? इनायत खान है। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह है। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो को भारत का तोता भी कहा जाता है। किताब उल हिंद एक किताब है जिनके लेखक अल बरूनी है। तो ये सब ध्यान रहेगी। इनके अलावा थोड़ा सा पीडीएफ बता दूं अंतिम प्रयास में कि भैया जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम आप 2024 में देने वाले हैं, ठीक है, अगर आपने ये 70 रुपए की पीडीएफ बाय कर लिया तो मैं गारंटी लेता हूं 70 रुपए की पीडीएफ अगर आप मेरा पढ़ लेते हो, समझ लेते हो और वीडियो लेक्चर देख के मौखिक फैक्ट भी याद रख लेते हो तो 80% क्वेश्चन मैं अपने क्लास से ही मिला के दूंगा। चाहे दुनिया में कहीं से भी आप पढ़िए, है ना। हमारे क्लास में जितना ही कंटेंट, मैं एक वीडियो मैक्सिमम 2, कभी कभी रेस्ट रहा तो नहीं तो 1, है ना, रोजाना, इतने में ही मैं आपको जो है 80% क्वेश्चन मिलाने की गारंटी लेता हूं। नहीं मिले तो बताइएगा, है ना। तो आप कर सकते हैं, ये नंबर है, आप इस पे मैसेज करके ले सकते हैं पीडीएफ। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, सेम नंबर का व्हाट्सएप मैसेज करना है ना। कोई बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो आप लेक्चर देख रहे हैं, तो 25 लेक्चर का पीडीएफ मिलेगा मात्र 35 में। और कोई बीएसएससी का कर रहे हैं तो उनको जो है सभी लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी, बीएसएससी वाला मात्र 35 में। कोई कंबाइंड लेना चाहे तो नीचे उनका लिखा हुआ है 90-90-100। इनके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? देखिए उत्तर प्रदेश राज्य की अगर प्रमुख मुख्य फसल कहे तब तो आप आंसर करते हो गेहूं जी, है ना। लेकिन ये व्यावसायिक फसल है तो व्यावसायिक फसल के लिए आंसर बदलेगा तो गन्ना हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक व्यावसायिक फसल के तौर पे गन्ना को उपजाया जाता है और मुख्य फसल के रूप में गेहूं की खेती की जाती है। गेहूं सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, इंडिया में सबसे अधिक गेहूं प्रोड्यूस करने वाला स्टेट भी है आपका कौन सा भैया? उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो पूर्वी साइड है, जो बिहार के टच में जो जिला है ना, वहां पे गेहूं की खेती पश्चिमी साइड या फिर दक्षिणी साइड के तुलना में कम होगी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पूर्वी साइड में वर्षा की मात्रा थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 2023 में सबसे अधिक चीनी के उत्पादन में भी पहला स्थान जो है उत्तर प्रदेश को मिल गया है और जीडीपी में भी छलांग लगाते हुए दूसरे स्थान पे आ गया है महाराष्ट्र के बाद। इनके अलावा उत्तर प्रदेश में लगभग 60% नागरिक जो है कृषि पर ही आधारित होते हैं। वैसे इंडिया में ही सबसे अधिक नागरिक कृषि पर ही आधारित हुआ करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में और मामला थोड़ा और है आगे। यहाँ पे लगभग 60% आबादी जो है कृषि पर आधारित होते हैं। अब उत्तर प्रदेश में बहुत सारे चीज नवीकरण हो रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ, उससे कई सारे व्यापार जो है वो बढ़ेंगे, है ना, आने वाले समय में। इनके अलावा राइजोबियम नामक जीवाणु मुख्य रूप से किसके स्थिरीकरण में भाग लेते हैं? जो राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं ये आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। ये स्थिरीकरण मतलब चक्रण से समझ लीजिएगा, है ना, चक्रण से समझ लीजिएगा। जैसे जल चक्र, ऊर्जा चक्र, है ना, खाद्य चक्र, ये सब आप समझते हैं कि नहीं, है ना। जैसे जल चक्र क्या होता है? आप किसी भी सूरत में जल को नाश नहीं कर सकते, लौट के वो आएगा फिर जरूर, ठीक है, वो जल चक्र है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन चक्रण समझ लीजिएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण अगर नहीं समझ में आ रहा तो। इसमें राइजोबियम नामक जीवाणु भाग लेते हैं। ये राइजोबियम कहाँ पर पाया जाएगा आपको? तो ये आपका पाया जाता है कि जो अभी सबसे अधिक तो ऐसे मटर के पौधे के जड़ में होता है, लेकिन जो भी दलहनी फसल होते हैं उनके
इनके जड़ में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप बार बार जो है गेहूं के महीना में गेहूं की खेती किसी खेत में कर रहे हो तो एक बार आप किसान को देखते होंगे कि गेहूं छोड़ के कोई दलहन की खेती कर देता है। ये किस लिए करता है? एक तो उनका अपना कारण रहता है, दूसरा इनका वैज्ञानिक कारण भी है कि दलहन की पौधा की खेती करेगा तो उससे क्या होगा, उस खेत में जो है बढ़िया उर्वरा शक्ति बन जाएगी। ठीक है। इनके अलावा कुछ अन्य जीवाणु जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं, जैसे आपका एजिटोबैक्टर, एक्सीपाइलिरियम, कोलेस्ट्रीडियम, ये सब जो है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। इनके अलावा पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में इंटेक करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। सबसे अधिक नाइट्रोजनी उर्वरक कौन सी है? यूरिया है। यूरिया कौन बनाया था प्रयोगशाला में? बुल्हर नामक आदमी बनाया था। मवेशियों का जो वीर्य होता है, जो स्पर्म होता है मवेशियों का, है ना, जिसे कृत्रिम गर्भाधान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे कहाँ रखा जाता है? तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। तरल नाइट्रोजन काफी कूल होता है, काफी ठंडा होता है। मेरा कहना है कि तरल नाइट्रोजन के ऊपर आप लिक्विड फॉर्म को भी कुछ रखोगे ना, जैसे ही गिराओगे वैसे ही बर्फ बन जाएगा अगर आप तरल नाइट्रोजन लाते हो कहीं से, है ना। हालांकि जिस डब्बे में ये रखा रहता है उसमें डुबा के नहीं रखा जाता है, एक ऐसा कंटेनर बना होता है जिसके अंदर तरल नाइट्रोजन भरा हुआ होता है अंदर, है ना, और वो जो है बाहर कूलिंग करता है, तभी इनको रखा जाता है। आपने गाँव घर में जो पोलियो का डब्बा होता है ना, पोलियो का दवाई रखने वाला, वैसे ही फ्रेम समझिएगा उनको अभी। इनके अलावा बता दिए नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं, सूत्र होता है जी N2O। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? शल्य चिकित्सा में। शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन वाली चिकित्सा में, है ना। किस रूप में? निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक मतलब बेहोशी की अवस्था में लाने के लिए, है ना। इनके अलावा सबसे अधिक बार पुरुषों का फीफा वर्ल्ड कप कौन सा देश जीता है? तो सबसे अधिक बार जीतने की बारी आई तो सबसे अधिक बार ब्राजील ने जीता है फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है भाई। फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन पहली बार कब हुआ था? 1930 में। फीफा का मुख्यालय कहाँ बताया था? ज्यूरिख के अंदर बताया था। कहाँ पे? ज्यूरिख के अंदर बताया था फीफा का। प्रथम विजेता कौन थे फीफा के? उरुग्वे। अब प्रथम फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ था? उरुग्वे में ही हुआ था। तो जिसके घर में हुआ था वही जीता था। इनके अलावा वर्ष 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? कतर के अंदर हुआ था। विजेता कौन बने थे? अर्जेंटीना। और उपविजेता कौन रहे थे? फ्रांस। अब 4 साल पे होगा तो 22-4-26 2026 में कहाँ पे होगा? तो ये होगा आपका अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। इन तीनों जगह पे संयुक्त रूप से जो है फीफा वर्ल्ड कप 2026 कराए जाएंगे। ठीक है। इनके अलावा जो गोल्डन बॉल का पुरस्कार मिला था आपके 2022 में, ये लियोनेल मेसी को मिला था। ठीक है, ध्यान रहेगी ना, लियोनेल मेसी को मिला था, है ना। और गोल्डन ग्लव्स होता है जो हाथ में पहनता है, ग्लोब नहीं ग्लव्स होता है। गोल्डन ग्लोब तो पिक्चर में दिया जाता है भैया, गोल्डन ग्लव्स ये मिला था एमिलियानो मार्टिनेज को। और गोल्डन बूट मिला था किलियन एम्बाप्पे को। मैं ये बहुत दिन से बताते आ रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 भी हुआ था, महिला वाला। तो ये हुआ था कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर कंबाइंड रूप से। विजेता कौन रहे थे? स्पेन। और उपविजेता कौन रहे थे? इंग्लैंड। तो ये भी ध्यान रखेंगे, स्पेन पहली बार जीती थी महिला वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप। इनके अलावा फीफा अंडर 20 वाला भी होता है। अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2023 के विजेता कौन है? उरुग्वे है, पहली बार, है ना, पहली बार। अंडर 20 वाला अलग फॉर्मेट है, मतलब 20 वर्ष से कम उम्र के लोग भाग लेंगे। इनके अलावा उपविजेता कौन रहा था? यहाँ पे इटली, है ना। प्रतियोगिता कहाँ हुआ था? अर्जेंटीना में। लेकिन ये जो अंडर 20 वाला 2023 में होना था, पहले इंडोनेशिया में होना था, किसी न किसी कारण से अर्जेंटीना में जो है ट्रांसफर किया गया। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 1977 में हुआ था। पहले इस खेल को फीफा वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप के रूप में जाना जाता था। ये सब जो क्लू है ना, बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि पहले जो है राष्ट्रमंडल खेल को क्या कहा जाता था? कॉमनवेल्थ गेम कहा जाता था, है ना। पहले खेलो इंडिया यूथ गेम को क्या कहा जाता था? तो खेलो इंडिया स्कूल गेम कहा जाता था। ये सब ध्यान रहेगी, रखना होगा भाई। अर्जेंटीना इस फॉर्मेट में फीफा में सर्वाधिक 6 बार विजेता रहा है, यानी अंडर 20 का फीफा जो है इसमें सबसे अधिक बार 6 बार अर्जेंटीना, और मेन वाला फीफा में सबसे अधिक बार ब्राजील। ठीक है भाई। इसके अलावा आईसीसी वर्ल्ड कप जो पुरुषों के क्रिकेट वाला 50 ओवर वाला है, उसके सबसे अधिक बार विजेता कौन रहे हैं? तो आपका कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया, 6 बार, है ना, ध्यान रहना। इनके अलावा भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा कब लागू किया गया था? तो 1793 में। इसी क्वेश्चन को पूछता है कि लॉर्ड कर्नवालिस के
के द्वारा बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लगाया गया था? सेम आंसर होता है 1793, है ना। तो डिपेंड करता है कि आपकी समझ कहाँ तक जा रही है। अस्थाई बंदोबस्त जो है ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लगाया गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर इन तीनों को मैं पास्ट में देखूं तो ये तीनों बंगाल ही था, बाद में अलग अलग हुआ। बंगाल से जो है पहले बिहार फूटा, बिहार से उड़ीसा फूटा, और बचा हुआ फिर बिहार से कौन फूटा भैया? झारखंड, है ना। इनके अलावा लॉर्ड कर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, सिविल सेवा, है ना। इनके अलावा लवसना भैया, सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में किया गया था। सती प्रथा का विरोध करने वाले जो समाज सुधारक में राजा राम मोहन राय का नाम जो है सबसे टॉप पे आता है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज आत्मीय सभा से जुड़े रहे थे, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सर जॉन शोर के समय 1795 में निजाम तथा मराठों के बीच खेरा की लड़ाई हुई थी। कल हो के अगर खेरा की लड़ाई पूछ देना तो बच्चे सुनेंगे ही नहीं कि ये कब हुआ था भाई, है ना। तो खेरा की लड़ाई 1795 में मराठा और निजाम कौन थे? आप सभी जानते हैं, हैदराबादी निजाम, है ना। तो ये इनके बीच में खेरा की लड़ाई हुई थी। खेरा सत्याग्रह एक जो है मॉडर्न रूप से हम जानते हैं, तो खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। ये गांधी जी ने करवाए थे, गुजरात में है खेरा। इनके अलावा सहायक संधि करने वाले अंग्रेज प्रथम कौन थे? तो लॉर्ड बेलेजली। भारत में पहली बार सहायक संधि करने वाले विदेशी फ्रांसीसी जो गवर्नर डुप्ले हुआ, तो सबसे पहले डुप्ले ने हमारे साथ जो है क्या कहते हैं भैया? सहायक संधि करते हैं, लेकिन अंग्रेज में बेलेस्ली करते हैं। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में जो है कौन करवाए थे? यही करवाए थे, कौन करवाए थे भैया? एक सेकेंड, सहायक संधि, हाँ, बेलेस्ली के समय ही हुआ था। तथा चतुर्थ जो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था? तो आप कहोगे चौथा जो है आंग्ल मैसूर युद्ध में, जो कब होती है? 1799 में होती है, और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो गवर्नर यहाँ पे है बेलेस्ली। इनके अलावा यहाँ पे लिखा भी है, सभी में गवर्नर लॉर्ड बेलेस्ली है। इनके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट ये 1784 में, तथा रोहिल्ला युद्ध 1774 में। बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा, बीएचयू बाद में आया, बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय है, और उससे पहले नींव रखने का काम एनी बेसेंट ने ही किया था, हालांकि उनका नाम अलग हुआ करता था। इनके अलावा बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सभी वैरेन हैंगस्टस के काल में हुआ था, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा के बिरला फाउंडेशन का 33वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो के बिरला फाउंडेशन का 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को। इनकी जो कृति है, इनका नाम है यादें यादें और यादें के लिए। आपने वो गीत तो सुना होगा, ओ तेरी याद वाली, है ना। इनके अलावा हिंदी में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1968 में सुमित्रा नंदन पंत साहब को दिया गया चिदम्बरा के लिए। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहले जयशंकर कुरूप को दिया गया था, लेकिन मलयाली भाषा में, लेकिन हिंदी भाषा में कहेगा तो 1968 में सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा के लेखन के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था, लेकिन पहला प्राइज वितरण 1965 में हुआ था, है ना। पहली ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पुरुष तो शंकर कुरूप हो गया। प्रथम महिला आशापूर्णा देवी, ये बांग्ला भाषा के प्रथम प्रतिसूत्र के लिए मिला था, है ना। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ए नंबूदरी, अच्युतम नंबूदरी को। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना, नीलमणि फूकन असमिया को। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे कोंकणी भाषा को दिया गया है। व्यास सम्मान की शुरुआत के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में हुआ था। 2023 में पुष्पा भारती को व्यास सम्मान देने की बात कही गई है, घोषणा की गई है। बोकारो स्टील प्लांट जो झारखंड में स्थित है, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। किस देश के सहयोग से लगाया गया था? देखिए, बोकारो स्टील प्लांट की जो है स्थापना या नींव 1964 में हुआ था, लेकिन प्रोडक्शन जो है 1965 के बाद दिया था। दोनों बात ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये जो है सोवियत संघ रूस इसमें मदद किया था बोकारो। अब ये बोकारो कहाँ जगह है आप सभी जानते हैं, पहले बिहार में, लेकिन आजकल झारखंड में। इनके अलावा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाई गई जो 3 मेजर प्लांट है, भिलाई, ये भिलाई छत्तीसगढ़ में है, सोवियत संघ के मदद से लगाया गया था। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन के सहयोग से। राउरकेला उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। बरौनी में तेल शोधक कारखाना है, रिफाइनरी, जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ से जो है आपका कच्चा रॉ मटेरियल के रूप में से तैयार किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। तो ये आपका जो है सोवियत संघ के रूस के प्रयोग से ही, तो रूस जो है कदम कदम पे हमें मदद किया है, इसीलिए किसी भी परिस्थिति में उसका साथ नहीं छोड़ते हैं हम लोग, है ना। इनके अलावा
टिस्को की स्थापना जमशेदपुर में 1907 में हुआ था। डायरेक्ट पूछता है टिस्को की स्थापना कब हुई, 1907 में। और किसके द्वारा, तो सर जमशेदजी टाटा के द्वारा। ये बड़ा ही सम्मानीय फैमिली है, टाटा फैमिली, है ना। और मैंने एक लेख अभी पढ़ रहा था, इन्होंने इस लेख में लिखा था आर्टिकल कि अगर टाटा फैमिली डोनेट नहीं किए होते तो आज जो है अंबानी 2 अंबानी होते ये, ठीक है भाई। तो आप समझ सकते हैं कितने महान आत्मा है ये लोग। इनके अलावा प्रहरी ऐप किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। देखिए स्थापना में और जो आपसे पूछा जाता है उसको ध्यान है, क्योंकि पास्ट में बताया हूँ। SBI पूछा जाता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पूछा जाता है, BCCI का गठन पूछा जाता है, भारतीय ओलंपिक कमेटी, ओलंपिक कमेटी की जो स्थापना है ये पूछा जाता है। इसके अलावा RBI का गठन पूछा जाता है, नाबार्ड पूछा जाता है, सेबी पूछा जाता है, इरडा पूछा जाता है। ये सब की गठन आपसे डिमांड करता है। सिडबी पूछा जाता है ना। तो फटाक से रिवीजन कर लीजिएगा। नाबार्ड 1982, सेबी 1988, इरडा 1999, RBI 1935, SBI 1955, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921, BCCI 1928, है ना। तो ये सब जो है आपको, और ओलंपिक कमेटी वाला 1927, है ना। तो ये सभी के सभी जो है आपको। अच्छा, एक और पूछता है साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984 में, ठीक है। तो ये सभी जो है स्थापना जरूर ध्यान रखना है। और मैंने कहा सिडबी जो लखनऊ में ही है 1990 में हुआ था। प्रहरी ऐप किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, तो प्रहरी ऐप गृह मंत्रालय के द्वारा जारी करी गई है, प्रहरी ऐप, है ना। इसके अलावा वर्तमान में गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है ना, तो अमित शाह साहब। उल्लास ऐप जो है ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु जारी किया गया है। सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। इससे लोग ऑनलाइन पास बनवा सकते हैं और एंट्री लेते हैं। इनके अलावा फ्लड वॉच एप्लीकेशन, फ्लड मतलब बाढ़, है ना, तो ये केंद्रीय जल आयोग के द्वारा लॉन्च करा गया है। जलदूत एप्लीकेशन, ये कई बार पूछे भी गए हैं। जलदूत एप्लीकेशन जो है कि भाई कुआं में जो जल का स्तर है उसका पता लगाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महादेव गोविंद रानाडे साहब। महात्मा गांधी जो है अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले साहब को मानते थे, और गोपाल कृष्ण गोखले साहब अपना राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे को मानते थे, है ना। इनके अलावा 1905 में भारतीय सेवक समाज की स्थापना कौन किए थे, गोपाल कृष्ण गोखले। महादेव गोविंद रानाडे ने 1861 में, है ना, विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किया था। और 1867 में जब आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज की स्थापना कर रहे थे तो इनमें सहयोगी महादेव गोविंद रानाडे भी थे। इनके अलावा सुभाष चंद्र बोस की गुरु जो है कौन थे, चित्तरंजन दास साहब। इनके अलावा मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के 2 गुरु हुए, एक आध्यात्मिक और एक आपका राजनीतिक। तो जो आध्यात्मिक गुरु है नाम से ही स्पष्ट है, गुरु रामदास। इनके अलावा जो राजनीतिक गुरु हुए वो कौंडव देव हुए। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध की भी गुरु आपको पता होना चाहिए, तो अलार कलाम। ये सब पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। इनके अलावा भारतीय कृषि के अभिलक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे उत्पादकता का निम्न स्तर एकदम है, निम्न स्तर। फसलों की विविधता, बहुत विविधता है। हम तो जो पगडंडी होती है चलने वाला, यहाँ भी हम अरहर बो देते हैं और तीसी बो देते हैं, आप देखे होंगे गांव घर में। प्रकृति पर अधिक निर्भरता, बहुत अच्छा। बड़े फार्म का अधिक, अपने यहाँ बड़े फार्म नहीं है भाई। अपने यहाँ जो है ना, पिक्चरे में सिर्फ जमींदार होते हैं कि ठाकुर रंजीत सिंह है हम, है ना। ये अब रियल लाइफ में बहुत कम जमींदार हैं। और जो जोत की प्रकार है हमारे इंडिया में छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। इसके कई सारे कारण हैं, जिनमें सबसे मेजर कारण है तीव्र जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। उत्पादकता का निम्न स्तर, फसलों की विविधता, प्रकृति पर डिपेंड, भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता है। इसके साथ साथ भारतीय कृषि में छोटे जोत क्षेत्र प्रमुख लक्षण है, जिस कारण काफी हद तक भारतीय कृषि में यंत्रीकरण करना संभव नहीं है। यंत्रीकरण समझ रहे हैं तो भाई छोटे जोत में संभव नहीं होते। अब सिंपल सा एक देहाती उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि भाई इतनी ही छोटी कोई खेत है, आपने देखा होगा गाँव घर में हमारे यहाँ धूर चलता है, 20 धूर का 1 कट्ठा होता है और 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है। यूपी में अलग हो जाता है, बिस्वा चलता है उधर, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि बहुत छोटे छोटे भी खेत होते हैं जहाँ ट्रैक्टर टर्न नहीं ले सकता, तो कहाँ से यंत्र से आप खेती करोगे, है ना। तो ये चीज यहाँ पे मैं दर्शाने की कोशिश करा है। इनके अलावा अत्यधिक उपज देने वाली जो बीज होते हैं, जो किस्म होते हैं, उनके लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं HYV। अरे HIV नहीं है, HIV अलग है भाई, एड्स हो जाती इनसे, है ना। ये HYV है। इनका फुल फॉर्म होता है
हाई यील्डिंग वेराइटी, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है। कृषि उत्पादों पर श्रेणीकरण और मानकीकरण विपणन और निरीक्षक निदेशालय के माध्यम से होती है। और मैंने ये भी बता दिया है कि पर्यावरण के उत्पाद पे क्या दिया जाता है, खाद्य पदार्थ पे, एगो मार्क एक मार्क वाला बताए थे ना जी, याद रखिएगा। इनके अलावा जो मैंने एक बार बताया है कि जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है किसे दिया जाता है, बीच को दिया जाता है। बीच मतलब डाइन वाला बीच नहीं, जो अपना घूमने टहलने की जगह होती है ना, समुद्र किनारे वाले बीच को। इनके अलावा भारत में कृषि जोत के आकार के आधार पर किसानों को 5 श्रेणी में बांटा गया है ना। सबसे पहले सबसे छोटा किसान सीमांत किसान होता है, इसके पास बहुत कम जमीन होते हैं, 1 हेक्टेयर या फिर 2.5 एकड़ के से कम जमीन होता है। फिर लघु किसान 2 हेक्टेयर तक जमीन लघु किसान। अर्ध मध्यम किसान जिसके पास 2 से 4 हेक्टेयर होते हैं, 4 से 10 होते हैं तो मध्य किसान कहते हैं। और अपर किसान 10 हेक्टेयर से अधिक जमीन है तो अपर किसान कहलाते हैं इंडिया के अंदर। भारत में हरित क्रांति वाला चैप्टर काफी फेमस है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हरित क्रांति जो है 1967 के समय पंजाब में आया था और इसे लाने का श्रेय MS स्वामीनाथन को दिया जाता है, इसीलिए भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। विश्व स्तर पे हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है, अमेरिकी है ना। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, अच्छे किस्म की खाद बीज का इस्तेमाल कर पैदावार को बढ़ाना। हरित का जो ग्रामीण एरिया होता है उसमें कौन सी बेरोजगारी ज्यादा होती है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, मैंने संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी है ना, ये टेक्निकल बेरोजगारी, ये सब मैं बता चुका हूं कि क्या होता है ना, आपको याद तो करना होगा। पशुपालन के साथ साथ खेती करने की विधि मिश्रित कृषि, और जो पहाड़ी ढलाने पे जो काट छांट वाली कृषि किया जाता है स्लाइस एंड बर्न, उसे क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि कहते हैं। झूमिंग कृषि के अलग अलग जगह पे हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे सबसे ज्यादा झारखंड का पूछता है कि वहां पे झूमिंग कृषि को क्या कहा जाता है, तो झारखंड में कुरुबा कहते हैं, मध्य प्रदेश में दहिया बीवर कहते हैं। इसके अलावा जो आपका ये आंध्र प्रदेश है वहां पोंडू कहते हैं, छत्तीसगढ़ वगैरह में कुमारी भी कह देते हैं इनको, इनके राजस्थान में बलरा कहते हैं। ये सब जो है आपका क्या होता है भाई, जो है झूमिंग कृषि का फॉर्म होता है। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरणीय है, तो जैव निम्नीकरणीय में एल्युमिनियम, कागज, DDT, प्लास्टिक। तो भाई कागज है कि जैविक पदार्थ द्वारा अपघटित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ को हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। अपघटित मतलब मिट्टी में मिल जाना, जैसे कोई भी जीव जंतु जब मर जाता है, क्रैकर्स आप देखते रहते हो, कुछ दिन के बाद गायब हो जाता है, तो कहाँ चला गया, अपघटित हो गया। कौन किया, तो जीवाणु और कवक ने किया। तो पृथ्वी का अपमार्जक भी जीवाणु और कवक को कहा जाता है। आप खाद्य श्रृंखला में इसे अंतिम स्थान पे रखते हो, है ना। खाद्य श्रृंखला में हमने बताया था, ये भी काफी हॉट टॉपिक रहता है आपके एग्जाम में आने के लिए। सबसे पहले उत्पादक होता है, फिर उपभोक्ता होता है। कौन होता है, उपभोक्ता जैसे हम लोग हैं, और फिर लास्ट में अपघटक होते हैं। इनके अलावा पारिस्थितिक तंत्र के 2 प्रमुख घटक कौन से होते हैं, जैविक घटक तथा अजैविक घटक। इसके ऑप्शन में बहुधा सजीव और निर्जीव लिखा होता है, जो आपको नहीं मारना है। हालांकि जैविक और अजैविक वहीं से परिभाषा निकलेगा, लेकिन आपको डायरेक्ट जैविक और अजैविक देना है स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, ठीक है। इनके अलावा DDT को डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो मिथाइन कहते हैं, ठीक है। ये जो है डायरेक्ट पूछा जाता है, इसको रसायन में क्या कहते हैं, है ना, तो याद रखिएगा। और एक ब्लीचिंग पाउडर का ही पूछता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर हो गया। इसके अलावा एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैंने बताया था, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट Cu है ना, CaSO4 माफ CaSO4 हाफ H2O। इसके अलावा खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा का मैं क्या बताया था, बाई लोग क्या करते हैं, बर्तन धोते हैं, तो क्या होता है, खाने वाला सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। भाई खाना बनेगा तब ना बर्तन धोओगे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। और धोने वाला सोडा खाली सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इनके अलावा अफ्रीका में आसवन डैम द्वारा बनाई गई झील कौन है, या फिर आसवन डैम के द्वारा किस झील की निर्माण होती है अफ्रीका के अंदर, तो ये नाइजर का नैसर, इसका नाम इस प्रकार से नैसर, ठीक है। ये झील का नाम है जो आसवन डैम द्वारा जो है निकलती है। अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र में प्रवाहित नील नदी पर बने बांध को हम आसवन बांध कहते हैं, या फिर डायरेक्ट आसवन बांध किस नदी पर है, तो नील नदी पर। अब नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नील नदी कैसा है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है। कहां से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। कहां गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है। आप लोगों से एक क्वेश्चन डिमांड है, कई दफा बता चुका हूं, ये भूमध्य सागर किस महासागर का पार्ट है, मैं देता हूं पैसिफिक ओशियन, हिंद महासागर, इसके अलावा मैं
अटलांटिक देता हूँ, यही 3 दूंगा, 3 में से बताना। इनके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन है? अमेजन, जल प्रवाह के दृष्टि से। वैसे लंबा कौन है? नील नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी कियांग है, कहाँ पे है? चाइना के अंदर है। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्र कौन है? दक्षिणी चीन सागर है। ये जो दक्षिणी चीन सागर है ये प्रशांत महासागर का भाग है ना। इसके अलावा प्रशांत महासागर दुनिया में सबसे बड़ी महासागर है, और मरियाना खाई जो है ये प्रशांत महासागर चैलेंजर गर्त है ना, ये सबसे गहराई वाला स्थल है। इनके अलावा सरगेसो सागर एकमात्र ऐसी सागर है दुनिया में जो चारों तरफ से जलीय बाउंड्री बनाता है, न कि कोई भी स्थलीय बाउंड्री नहीं है सरगेसो सागर की, और ये अटलांटिक महासागर में अपना केंद्र जो है बनाता है। इनके अलावा उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह पहली बार मुख्यमंत्री कब बने? आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह 3 बार मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, 3 ही बार है, सही है। तो 1989 में जो है पहली बार मुख्यमंत्री के पद पे आया मुलायम सिंह। तो इन्हें ध्यान रखना है, मुलायम सिंह को जो है पद्म विभूषण दिया गया था मरणोपरांत पिछले साल 23 में, तो इन्हें भी ध्यान रखना है। इनके अलावा सपा के हैं, समाजवादी पार्टी, साइकिल वाला। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता? देखिए निर्वाचन आयोग के ऑप्शन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कराना जी एकदम कराता है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना तो कौन देगा? वही देगा ना। राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह सुनिश्चित करना एकदम सही है। लास्ट में है मेयर का चुनाव कराना। आप सभी जानते हैं कि जो नगर पालिका होता है वहां के प्रमुख को मेयर महापौर कहा जाता है। तो ये मेयर का चुनाव कौन करेगा? उस राज्य के जो है चुनाव निकाय वो करवाएगा कि केंद्रीय चुनाव करवाएगा? तो राज्य वाला करवाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत है ना। इनके अलावा भारत में निर्वाचन आयोग जो है ये आर्टिकल 324 से 329 तक में वर्णित है, इसे भाग 15 में रखा गया है ना। यह संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक या सलाहकारी निकाय पहचानने का क्या तरीका है? जिसके जिक्र संविधान में आर्टिकल अलॉट करके नहीं किया गया हो तो वो जो है संवैधानिक निकाय नहीं होगा। जिसके लिए आर्टिकल अलॉट है ना, संवैधानिक निकाय है 99% केस में। इसके अलावा भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। देखिए पहले खाली एक को चुनावी आयुक्त हुआ करता था मेन, लेकिन बाद में कालांतर में है ना मुख्य चुनाव आयुक्त का पोस्ट अलग कर दिया गया, और इनके अलावा 2 चुनाव आयुक्त भी होते हैं, ठीक है। तो 2 चुनाव आयुक्त जो वर्तमान में है ये अनूप चंद्र पांडे है और अरुण गोयल है, और मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये राजीव कुमार है। एक एक बात ध्यान रखेंगे, भारत के प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? VS रमा देवी। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो आपका चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य में आएंगे तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य के विधानसभा इत्यादि का चुनाव करवाना, निर्वाचन नामावली को तैयार करवाना, राजनीतिक दलों को पंजीकरण करवाना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करवाना इत्यादि के लिए जिम्मेवार संस्था है कौन? निर्वाचन आयोग, भारत सरकार। इसके अलावा मेजर तथा मुखिया का चुनाव जो है एगो ग्राम पंचायत में है, एगो नगर पालिका में है, तो स्थानीय निकाय के द्वारा करवाया जाएगा। स्थानीय निकाय का मतलब उस राज्य के अपना जो होगा है ना, कौन है भैया? चुनाव आयोग, उनके द्वारा। इनके अलावा लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, लोकसभा का उपाध्यक्ष इत्यादि अधिकारीगण का चुनाव आयोग के जिम्मे नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि इन सब की जो है नियुक्ति होती है। लोकसभा का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन चुनते हैं? तो लोकसभा का जो सदस्य होता है वही चुन लेता है अपने में से। और कल मैं इसका आर्टिकल बताया था, आर्टिकल कौन सा था भैया? वो 93 था। प्रधानमंत्री लोकसभा का प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति करते हैं, आर्टिकल 75 1 के अनुसार। इनके अलावा उपाध्यक्ष जो है लोकसभा के ये भी जो है सिलेक्ट ही किए जाते हैं उनके सदस्यों के द्वारा। इसके अलावा राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए आहारता तो बहुत है, जिनमें मैं एक मेजर आहारता लिख रहा हूं क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता है कि किसी पार्टी ने अंतिम लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 या अधिक राज्यों में जो टोटल वैध मत पड़ा है उनमें 6% मत प्राप्त करता है। डायरेक्ट इसका ऑप्शन रहता है 4%, 2%, 5%, 6%। तो आपको 6% सेलेक्ट करना है जब ये क्वेश्चन आए कि भाई है ना राष्ट्रीय क्षेत्र का राष्ट्रीय लेवल की दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भी पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत अर्जन करना होता है, तो 6%, या कम से कम
4 लोकसभा सीट जीतनी होती है तब मिलता है भाई, है ना। इनके अलावा या फिर उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, है ना। इनके अलावा भारत में तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इन तीनों का जो है दर्जा छीन गया था पिछले साल। इनके अलावा इसीलिए वर्तमान में अब मात्र कितने पार्टी हैं, तो मात्र 6 पार्टी हैं, जिनमें एक आम आदमी पार्टी झाड़ू, है ना, सबसे नई पार्टी है झाड़ू, है ना। देखिए आम आदमी पार्टी, है ना, अरविंद केजरीवाल को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाया है तो अन्ना हजारे ने पहुंचाया है ना, हाईलाइट भी किया, नेता भी बना दिया, है ना। इसके अलावा और भी जो हमारे राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, हाथी बहुजन समाज पार्टी मायावती जी की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाथ छाप, है ना, मार्क्सवादी पार्टी, इसके अलावा नेशनल पीपुल्स पार्टी संगमा साहब का, और बीजेपी तो है। इनके अलावा अंग्रेजों ने 1639 में अपना पहला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी विविध, आप हल्के में न लें इसे, है ना। अंग्रेजों ने 1639 में अपना पहला व्यापार केंद्र जो है, अब पहला नहीं होगा क्योंकि 1639 में तो पहला शब्द लिखाया है क्या, कहीं नहीं लिखाया है, ठीक है, ये पहला नहीं है, तो ये मद्रास में 1639 में किए थे। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहेगा तब 1608 होता है, व्यापारी कोठी कहेगा तो फिर मामला उलट जाता है। और ये मैं एग्जाम में पूछा हुआ आंसर जो आयोग ने माना है उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहेगा तो 1608 सूरत में हुआ था, लेकिन अपनी पहली व्यापारी केंद्र कहेगा तो 1612 होता है, ध्यान रखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय बादशाह अकबर था, और जब फैक्ट्री खोले पहली 1608 में, तो उस समय बादशाह कौन रहा होगा, जहांगीर रहा होगा। क्यों, क्योंकि अकबर तो 1605 में ऊपर चले गए थे। इनके अलावा अंग्रेजों की अपनी व्यापारिक कोठी जो है मद्रास में 1639 में, बंबई में 1687 में, कोलकाता में 1698 में खोला था। अंग्रेजों ने बंगाल में हुगली नदी के किनारे अपनी फैक्ट्री कब खोली, तो 1651 में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में पूछेगा, हुगली नदी के किनारे बंगाल में। इनके अलावा भारत आने वाले जो विदेशी है उनकी क्रम बहुत अच्छा से याद रखना है आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं खास करके स्टेट लेवल के एग्जाम में, है ना, कि आपको 4 को दे देगा, निम्नलिखित में से सही क्रम कौन है भारत आने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले जी आया था आपका पुर्तगाली, 1498 में पुर्तगाली आए थे, कालीकट पहुंचे थे, और जिस रास्ते से आया था उनका नाम है केप ऑफ गुड होप, और इसकी खोज कौन किए थे, मैं परसों या चौथे रोज की क्लास में आपको अच्छे से बताया हूं। इनके अलावा वास्को डी गामा सेकेंड टाइम 1502 में भारत आया था, और जब भारत आया तो यहीं रह गया था। भारत आगमन में विदेशी जो है सबसे पहले पुर्तगाली यानी वास्को डी गामा, फिर डच आए, फिर अंग्रेजी आए, अंग्रेज मतलब, फिर डेनमार्क, और लास्ट में फ्रेंच आए सबसे पहले पुर्तगाली और गए सबसे बाद में पुर्तगाली। 1961 में गोवा को जब आजाद कराए हम तब पुर्तगाली गया, तो आने वाला सबसे पहले पुर्तगाली, जाने वाला सबसे बाद में पुर्तगाली। मुगल कालीन किस किले में खास महल और शीश महल स्थित है, तो ये आगरा के किला में है। आगरा के किला का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। इसी किला में शीश महल और खास महल है। तो ये शीश महल का जो निर्माण है ये आपका शाहजहां ने 1637 ईस्वी में करवाया था, और ये उस समय का जो है हमाम हुआ करता था आपका मुगल काल का, ठीक है, हमाम यहाँ पे लिखना है, मुगल कालीन हमाम। एक हमाम साबुन भी आता था पहले, बहुत ज्यादा अच्छा खुशबू था भाई। इनके अलावा शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया है। आगरा के किला को सर्वप्रथम 1983, हाँ सही है, 1983 में उसको में ऐड किया गया। 4 चीजों को किया गया था, आगरा का किला, ताजमहल, अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा आगरा की किला में जहांगीर का महल है, खास महल है, दीवाने खास है, दीवाने आम इत्यादि, ये सब कहाँ पे है, ये आपके जो है आगरा के किला में स्थित है, आगरा के किला में स्थित है, सही है। इसके अलावा अकबर के काल को मुगल कालीन स्वर्ण काल कहा गया है। इसमें साहित्यिक बहुत ज़्यादा काम हुआ। इनके अलावा इनके नवरत्न जो थे काफ़ी पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, जैसे आपका बीरबल भी हो गया, तानसेन हो गया, मुल्ला दो प्याजा हो गया, अबुल फजल हो गया, फैजी हो गया, अब्दुल रहीम खान खाना हो गया, ये सब जो है इनके नवरत्न में हुआ करते थे। तो इनकी जो मंत्रिमंडल है इन्हें नवरत्न कहा जाता है। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपरांत करवाए थे, और जरदोजी कढ़ाई है ना, जो अकबर के काल में ही प्रचलन में था। जहांगीर के काल को स्वर्ण काल, चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया है। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम है। जहांगीर को हम न्याय के जंजीर के लिए जानते हैं। और जहांगीर जो है ना, श्रीनगर में कौन सा बाग बनवाया था, आप लोग कमेंट करेंगे। ऑप्शन है शालीमार बाग और निशात बाग। इनके अलावा भारत में पूर्णतः संगमरमर से बना पहला मकबरा एतमादुल्ला का मकबरा, ये भी आगरा में स्थित है, और इसका निर्माण नूरजहां ने करवाया जो सलीम की पत्नी थी, और ये अपने पिता ग्यास
बेग के याद में करवाया था। और इसी जो मकबरा है आपका एतमादुल्ला का मकबरा, इसमें जो है पहली बार पित्रा दौरा का जो है कार्य देखने को मिला था। और पित्रा दौरा क्या होता है बता दिया है मैंने। इसके अलावा सिक्किम राज्य कितने अंतर्राष्ट्रीय देश से सीमा बनाती है, तो 3। सिक्किम जो है नेपाल, भूटान और चीन से सीमा लगती है ना। सिक्किम की बात करें तो 1975 में 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 22वां राज्य बना इंडिया का। इससे पहले सिक्किम भारतीय भूभाग का भाग नहीं था। सिक्किम कुछ दिन स्वतंत्र भी रहा था और कुछ दिन जो है ट्राई पर्पस में इंडिया का भाग रहा था। फिर बाद में उनको अच्छा लगा तो कहे कि हमको ले लो, तो इंडिया में रहा है ना। इनके अलावा भारत में स्थलीय सीमा क्रमशः बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, चीन, नेपाल, म्यांमार के साथ लगती है, जबकि जलीय जो है मालदीव और श्रीलंका के साथ है ना। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटकू सीमा अफगानिस्तान के साथ। विश्व में सबसे अधिक लंबा स्थलीय सीमा कनाडा की है। विश्व में क्षेत्रफल में 2.4 क्षेत्रफल भारत का है और 7वां सबसे बड़ा देश है। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी का मिलान गलत है? स्लोवानिया, लजनिया, सर्बिया, बेलग्रेड, रोमानिया, बुखारेस्ट, मोंटेनिग्रो, ब्राटिस्लावा। तो डी नंबर जो है गलत है आपका, मोंटेनिग्रो, ब्राटिस्लावा गलत है। मोंटेनिग्रो की राजधानी है पोडगोरिका, ठीक है। और इसकी मुद्रा है यूरो। आज हमने यूरोपीय कंट्री लिया है, कल हमने अफ्रीका कंट्री बताया था, क्योंकि राजधानी से क्वेश्चन पूछा जाता है। एशियाई कंट्री उससे पहले बता दिया है। लाटविया की राजधानी रीगा है, मुद्रा यूरो है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, मुद्रा सर्बियाई दिनार है ना। इसके अलावा स्वीडन की राजधानी है ना स्टॉकहोम है, मुद्रा स्वीडिश कोरोना है। यही स्वीडन है जो नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है भाई। खाली शांति का नोबेल पुरस्कार आपको नॉर्वे मिलेगा, बाद बाकी सभी नोबेल पुरस्कार आपको स्वीडन में मिलेगा, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल जो है यहीं के थे। इसके अलावा यूरोपीय संघ देशों की साझी मुद्रा का नाम यूरो है। यूरो को सबसे पहले 1999 में सांकेतिक तौर पे स्टार्ट करा गया, जो पूर्ण रूप से स्टार्ट हुआ ये 2002 में हुआ। और जो आपका यूरो अपनाने वाला अंतिम देश बना ये क्रोएशिया पिछले साल बना था, 20वां देश, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा स्क्वायर तथा वॉल्वेल शब्द किस खेल में इस्तेमाल किए जाते हैं? तो वेट लिफ्टिंग में इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की स्थापना 1905 में करा गया था। वेट लिफ्टिंग के 2 प्रमुख चरण होते हैं, स्नैच और क्लीन एंड जर्क चरण होता है। आपने देखा होगा वेट लिफ्टर वगैरह को, स्नैच जो होता है क्या करता है, वो जो भार वाला ऐसा रहता है ना, ऐसा 2 गोल चक्कर और बीच में ऐसा उठाने वाला रहता है, तो इसको उठाता है, उठा के है ना एक झटके के साथ सर तक ले जाता है, तो उसे स्नैच कहते हैं। और जो आपका क्लीन एंड जर्क वाली प्रतियोगिता होती है, ये क्या होता है कि यही जो आप ये वाला जो है भार वेट, इसको उठा के पहले हाथ पे होल्ड करना पड़ता है और टांग को फैलाते हुए दोनों हाथ पे अपने भार को सहना होता है जब तक बजर बजता है। तो ये आपका कौन सा हो गया भैया? क्लीन एंड जर्क वाला सिस्टम, ठीक है। इनके अलावा किसी वेट लिफ्टर को कितने चांस मिलते हैं? 3 चांस। 3 चांस में जितने भी संयुक्त भार को उठाता है उनके जो प्रतिद्वंदी होती है उनको देखा जाता है दोनों को कि कौन ज्यादा उठाया और उसके विजेता घोषित किए जाते हैं। अगर किसी कंडीशन में मान लीजिए दोनों सेम ही उठा लिए, दोनों 100-150 किलो उठा लिए, तो क्या होता है ना, तो क्या होता है दोनों 50-150 उठा लिए तो क्या होगा कि जिसकी वेट खुद में कम होगा उस एथलीट में, मान लीजिए एथलीट 68 किलो का है, एगो 62 किलो का है और सेम वजन उठाया है 3 प्रयास में, तो 62 किलो वाले को विजेता घोषित किया जाएगा। ओलंपिक खेल में वेट लिफ्टिंग को शुरुआती इवेंट में ही ऐड किया गया था, 1896 में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआती दौरे में भी था। इसके अलावा प्रथम भारतीय महिला कर्नो मल्लेश्वरी जो आपका ब्रॉन्ज मेडल जीती थी है ना व्यक्तिगत रूप से, ये भी आपके वेट लिफ्टिंग में 2000 सिडनी ओलंपिक में। केचुआ और जो किस संघ के अंतर्गत आता है भाई? एनिलीडा में। एनिलीडा संघ की प्राणी किस प्रकार की होती है? मल्टी कोशिका वाली बहुकोषीय होती है। इनके शरीर कई सारे सेगमेंट में बटे होते हैं, जैसे केचुआ, जोंक है ना। इसके अलावा इस संघ के सभी प्राणी में जो है हीमोग्लोबिन, जैसे हम लोगों के पास हीमोग्लोबिन कैसा होता है? लाल रक्त कण में पाया जाता है, लेकिन इनका हीमोग्लोबिन जो है प्लाज्मा में पाया जाता है। किसमें? एनिलिडा संघ के जो भी प्राणी हैं। एनिलिडा संघ में जो श्वसन की क्रिया होती है, सांस लेने की क्रिया होती है, ये त्वचा से होता है तथा कुछ जंतुओं में जो एनिलिडा में आते हैं उनमें गिल्स से भी होती है। मछली में भी सांस जो है गिल्स या गलफरा से ही होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस संघ में पाए जाने वाले प्राणी जोंक में एक विशेष प्रकार का रसायन पाया जाता है जिसका नाम हिरुडीन है। इसके कारण क्या होता है? रक्त जो है उनके अंदर क्लोट नहीं होता है जोंक के अंदर, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जोंक को जो है हिरुडिनेरिया भी कहा जाता है। इसके अलावा केचुआ को प्राकृतिक किसान और किसान का मित्र कहा जाता है ना। और केचुए की मदद से हम वर्मी कंपोस्ट को तैयार करते हैं जो एक प्रकार का जैविक खाद है और ये काफी ज्यादा अच्छा होता है खेत के लिए। इनके अलावा
एक चीज़ और कि जो मानव में ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है उन वाला क्या नाम है जो हमारे शरीर में ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, बताइएगा, है ना। मैं ऑप्शन देता हूँ हिपेरिन देता हूँ, मेलानिन देता हूँ, बताइएगा, मेलानिन देता हूँ, STH देता हूँ और एक इंसुलिन देता हूँ। बताइएगा कि ब्लड को क्लॉट होने से कौन सा रोकता है, इसमें ऑप्शन है भी या नहीं है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत वर्णित अनुच्छेद 19 के किस भाग में बाक एवं व्यक्ति का अधिकार दिया गया है। आपके सामने ये वाला इमेज आपने कई बार देखा होगा मेरे से कि मौलिक अधिकार जो 19 आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी चलते मीडिया वगैरह चलता है और हम जो कुछ भी बोल लेते हैं कि भाई इनको वोट देना चाहिए, इनको नहीं देना चाहिए, तो ये जो हम स्वतंत्र है ये यहाँ से मिला है, ठीक है भाई। तो इसमें जो बाक एवं व्यक्ति का अधिकार है ये आर्टिकल 19 के ए के, है ना, 19 के एक होगा, पहले एक का ए में, है ना, क्योंकि 19 के एक के कई सारे पार्ट है, बी है, सी है, डी है। तो बी में क्या है, शांतिपूर्ण ढंग से हथियार रहित सम्मेलन, है ना, संगम और सहकारी समिति, सी में हो जाएगा। अवैध रूप से आप कहीं भी घूमिए, डी में हो जाएगा, है ना, कहीं भी निवास करिए, ई में हो जाएगा, और कोई भी व्यवसाय वगैरह करिए, जी में हो जाएगा। तो इन्हें अलग से ध्यान रखें, मौलिक कर्तव्य को भी अलग से ध्यान रखना होता है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, 3 भाग में भाग 3 में 12 से 35 के बीच में रखा गया। इसे भारतीय संविधान का मग्ना कार्टा कहा जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार में रखा जाता है 300 के ए आर्टिकल में, तब से लेकर 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, जबकि डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं है, मतलब बदलता नहीं है डीपीएसपी। 14 से 18 समानता का अधिकार है, 1922 स्वतंत्रता का अधिकार है, 23 और 24 शोषण, जिसमें 23 जो है मानव तस्करी या बलात् श्रम पे प्रतिबंध है, और 24 जो है बाल श्रम पे रोक है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कल कारखाने में काम पे नहीं लगाए जाएंगे। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, 29 और 30 अल्पसंख्यक हित, और आर्टिकल 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं, और भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा माना है, और आम आदमी का मौलिक अधिकार के हनन होने पर इसी आर्टिकल का प्रयोग कर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के, है ना, प्रथम विजेता कौन है? तो पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के विजेता पंजाब यूनिवर्सिटी, है ना, शुरुआत हुआ था 2020 उड़ीसा के भुवनेश्वर से। 2023 में तीसरा इवेंट हुआ, इनके विजेता भी पंजाब यूनिवर्सिटी। तीसरा इवेंट कहाँ हुआ? यूपी में हुआ। 2024 में यह खेल कहाँ पे होगी? असम के गुवाहाटी में होगी। इसके अलावा 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे हुआ? तमिलनाडु में हुआ। ये यूथ गेम है, और जो प्रश्न है वो यूनिवर्सिटी गेम है, ठीक है भाई। तो खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत हुआ था 2018 में दिल्ली में, और पिछली बार मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र विजेता रहा था। इस बार तमिलनाडु में फिर से महाराष्ट्र विजेता है। इस बार जो तमिलनाडु में हुआ इसमें 4 शहर में हुआ, चेन्नई, मदुरई, कमुटेर और त्रिची। इसमें स्क्वैश खेल को जो है पहली बार शामिल किया गया। सलीम अली कौन है? पक्षी विज्ञानी है भाई सलीम अली। बर्ड्समैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली को। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला को कहा जाता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। और लेडीज में गौरा देवी 1973 उत्तराखंड। इसके अलावा रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवन को कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम सर को कहा जाता है। नर्मदा बचाओ से कौन जुड़ी रही? मेधा पाटिकर। डायरेक्ट पूछता है मेधा पाटिकर क्या थी? तो पर्यावरण एक्टिविस्ट। इसके अलावा गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रहने वाली महिला अरुणा आसफ अली। ये क्वेश्चन आता है कि गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन सी महिला झंडा फहराई थी? ऑप्शन होते हैं सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, अरुणा आसफ अली। तो आपको अरुणा आसफ अली जो है टिक करना है। बाघमारा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में है? मेघालय में है। मेघालय के दक्षिणी गारो हिल्स में जो है बाघमारा स्थित है। ये जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है। मेघालय के नेशनल पार्क में आएंगे तो आपका हो जाएगा नोंगीखेलम, सीजू पक्षी अभयारण्य, बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। देखिए नोंगरेम डांस भी होता है जो आपका मेघालय में ही होता है। मेघालय में गारो खासी जयंतिया पर्वतमाला पाया जाता है, और मेघालय के मासिनराम में दुनिया में सबसे अधिक बारिश होती है। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के अंतिम प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और जो भी आपके रिलेशन में पढ़ते होंगे, तैयारी करते होंगे जनरल कंपटीशन की, उनको जरूर सेंड करें ताकि उनके तक भी एक अच्छा कंटेंट पहुंचे, भीड़ भाड़ से हटके सिर्फ काम की बात पहुंचे। इनके अलावा अगर आप पीडीएफ के लिए इच्छुक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लिंक क्लिक करके पीडीएफ के लिए जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।